गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हम लोग की जो क्लास है क्लास 9 के लिए फिजिक्स का जो चैप्टर 3 है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फोर्स की डेफिनेशन आई थी, इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। फोर्स क्या पढ़ा था कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, शेप और साइज को चेंज कर दे, उसी को ही क्या बोला गया था, फोर्स। और फोर्स का हमारा फॉर्मूला आया था फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वर्क। देखिए, वर्क की जो डेफिनेशन आई थी, डेफिनेशन होती है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोला गया है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोला गया यहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर फोर्स एंड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो कि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा। अब सपोज अगर इन केस मैं इस पर सपोज कोई फोर्स F अप्लाई कराऊं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट कहीं भी डिस्प्लेस नहीं होगा। कहने का मीनिंग डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम ये भी बोल सकते हैं जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और डेफिनेशन क्या बोलती है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मीनिंग यहां पर फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर वर्क क्या होगा? जीरो। तो डेफिनेशन क्या आती है इसकी? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि वर्क क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज वर्क। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, डेफिनेशन आ जाएगी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force is called work. It is denoted by W and its unit of measurement is जूल। इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है? जूल होती है। जूल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल j। तो क्या बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क एंड इट इज डिनोटेड बाय W। इसको हम किससे डिनोट कराते हैं? W से। एंड इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है जूल। अब इसको और अच्छे से समझो। सपोज करो कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये रही, मैंने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया F। ध्यान से समझना, इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई किया? कैपिटल F फोर्स अप्लाई किया। और कैपिटल F फोर्स अप्लाई कराने के बाद ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट हो गई और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ आ गई। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, तो इसका मीनिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हमने सपोज कर लिया? ऐसे। तो वर्क की डेफिनेशन अब देखो ध्यान से, डेफिनेशन क्या बोलती है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम बोल सकते हैं कि अब हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, अगर मुझे वर्क का फॉर्मूला फाइंड करना हो तो वर्क इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट in the direction of force.
क्या, फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को हम W से इंडिकेट कराते हैं, फोर्स को हम F से और डिस्प्लेसमेंट को S से। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वर्क W इक्वल्स टू F इंटू S। यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क W इक्वल्स टू F इंटू S। ध्यान समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर वही है, फोर्स एंड फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, जूल। अब जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो इस फॉर्मूले से जूल के अलावा इसकी एक और यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी, क्या, फोर्स की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसकी न्यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम बोलते हैं जूल। ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को ही बोला जाता है जूल। अब अभी तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा है कि वर्क है तो हमने निकाला फोर्स और उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट एक डिफरेंट डायरेक्शन में गिवन हो। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि फॉर एग्जांपल ये जो बुक है ये अभी इंक्लाइंड प्लेन पर है, तिरछी है। अच्छा, अगर मैं इस मार्कर पर फोर्स ऐसे अप्लाई कराऊं तो ये जाएगी ऐसे, तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये रही लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये रही। तो उस केस में फिर यही फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होगा। समझो, यहां पर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। देन हम इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जैसे कहते नहीं है कि एक बहुत बड़ा, मान लो कि लकड़ी का एक गुट्ठा है, उस लकड़ी के गुट्ठे को रस्सी से बांध के खींचो, तो जो फोर्स है, फोर्स तो किसके अलाउंग लगेगा, रस्सी के अलाउंग, लेकिन जो ब्लॉक है वो कैसे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि वो एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर इन केस क्या हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल क्रिएट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। क्या है, अगर इन केस क्या हो रहा हो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल क्रिएट हो रहा हो, दोनों एक कुछ न कुछ एंगल पर हो, तो उस केस में वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा वर्क W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं क्या, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या है, किस किस के बीच का एंगल है, थीटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ वैल्यू बता देता हूँ, उन वैल्यूज़ को आपको याद करके रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ध्यान रखना है इसको। सेकंड आता है कॉस 90, अगर इनकेस थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो उस कंडीशन में
cos 90 की वैल्यू होगी 0। ध्यान रखना cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0। अब देखो इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं, जैसे कि समझो फॉर्मूला हमारा क्या आया, फॉर्मूला आया हमारा एफ एस कॉस थीटा, यह हमारा फॉर्मूला आ गया W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब इसको ध्यान से समझते जाना, ठीक। सपोज करो कि सपोज आप एक पर्सन है, वो पर्सन यहाँ से गया, ठीक, यहाँ पर एक शॉप है, उस शॉप पर गया, शॉप से वापस अपने घर पर रिटर्न होके आ गया। तो हमने पूछा कि बताओ इस पर्सन ने कितना वर्क डन किया। ध्यान से समझना कि अपने घर से चला, ठीक, शॉप पर गया, शॉप पर जाने के बाद इसको जो भी सामान खरीदना था वो सामान खरीदा, खरीदने के बाद ठीक वो वापस से कहाँ पर आ गया, अपने घर पर आ गया। तो नेट वर्क डन कितना हुआ। अब जरा आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करे, अगर वो अपनी मोशन को उसी पॉइंट पर फिनिश कर दे। कहने का मीनिंग, अगर इन केस ऑब्जेक्ट की मोशन में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम प्लेस पर हों तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। हम पढ़ चुके हैं मोशन वाले चैप्टर में कि अगर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करे उसी पॉइंट पर अपनी मोशन को फिनिश कर दे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो W इक्वल टू एफ इंटू 0 इंटू कॉस थीटा। ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा इसमें तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो W इक्वल्स टू आ जाएगी वैल्यू क्या 0। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर मोशन स्टार्ट करे उसी पॉइंट पर अपनी मोशन को फिनिश करे तो वहाँ पर नेट वर्क डन हमेशा कितना हो जाएगा 0। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज करो कि सपोज एक पर्सन है, उसका एक कमरे में जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद अलग अलग जगह गया, उसने जॉब की, जॉब करने के बाद जब वो बूढ़ा हो गया तो जिस कमरे में पैदा हुआ था उसी कमरे में मर गया, उसी प्लेस पर। तो जब उसने अपनी मोशन स्टार्ट की तो वो उसका इनिशियल पॉइंट था, जिस प्लेस पर मरा वो क्या हो गया फाइनल पॉइंट। तो इसका मीनिंग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मीनिंग डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। तो हम बोल सकते हैं हेंस नेट वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसलिए गीता में लिखा है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, क्योंकि नेट वर्क डन क्या हो जाना है हमारा, कुछ भी करें नेट वर्क डन क्या हो जाना है 0, ठीक। अब इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल आता है कि सपोज एक कुली है या फिर एक मजदूर है, वो मजदूर अपने सर पर 50 kg का बोझा रखा है। इसके सर पर कितना रखा है बोझा, 50 kg का बोझा रखा है, और ये पर्सन 100 किलोमीटर इसने ट्रैवल की या 100 मीटर अपने सर पे इस बोझे को रख के इसने ट्रैवलिंग की या मोशन की। फिर हमसे पूछा गया बताओ इस पर्सन ने या इस मजदूर ने टोटल वर्क डन कितना किया। अब ध्यान से समझना, इस पर्सन या इस मजदूर के सर पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स कौन सा अप्लाई होगा, इसका वेट, और इसका वेट कैसे वर्क करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करता है। तो वेट कैसे वर्क कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और चल कैसे रहा है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, ध्यान से देखना, सॉरी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर है 90 डिग्री। तो इसका मतलब फॉर्मूला यूज करो, W इक्वल्स टू क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, और इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो W इक्वल्स टू आ जाएगा एफ एस कॉस 90। W इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ एस कॉस 90, और मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। देन W इक्वल्स टू एफ एस इंटू 0, तो यहाँ पर भी वर्क क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा सेकंड कंक्लूजन निकल के आया
क्या कि अगर इन केस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कहने का मीनिंग जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा हो उस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल हो, तब भी वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। इतना समझ में आया। तो यहाँ से आ गया वर्क का फॉर्मूला, वर्क की डेफिनेशन, वर्क के बहुत सारे केसेस। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एनर्जी। एनर्जी को आप ध्यान से समझना। मान के चलो कि सोहन और मोहन, ठीक, 2 स्टूडेंट हैं। पहला स्टूडेंट हो गया सोहन और दूसरा स्टूडेंट हो गया मोहन। मैंने दोनों को बोला कि आपको 1 किलोमीटर तक रनिंग करनी है। दोनों को ये बोला गया कि सोहन को भी 1 किलोमीटर तक रनिंग करनी है और मोहन को भी 1 किलोमीटर तक रनिंग करनी है। हो सकता है कि सोहन 1 किलोमीटर रनिंग करने के बावजूद भी ना थके, लेकिन मोहन अपने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर ही ना कर पाए और वो थक जाए। तो दोनों में अंतर क्या है? पहला जो आदमी या जो सोहन है उसने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के बाद भी उसको कोई वीकनेस फील नहीं हुई, लेकिन जो मोहन है वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर ही नहीं कर पाया और उसको वीकनेस फील होने लगी। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं सोहन के काम करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन मोहन के काम करने की कैपेसिटी कम है। तो हम ये बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसी कैपेसिटी को ही क्या बोला गया है, एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो हमें तो एनर्जी की यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगी, एनर्जी की डेफिनेशन आएगी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसी के वर्क करने की कैपेसिटी को ही क्या बोला गया है, एनर्जी। जिस ऑब्जेक्ट की वर्क करने की कैपेसिटी हाई होगी उसकी एनर्जी भी हाई होगी, जिस ऑब्जेक्ट की वर्क करने की कैपेसिटी लेस होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लेस होगी। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। अब देखो यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्क करता है उसके थ्रू किया गया वर्क ही हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये रूल है कि वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब हमने यहाँ से एनर्जी की डेफिनेशन तो निकाल ली, लेकिन एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करें, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी के वापस से 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है मैकेनिकल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड टाइप होता है मैकेनिकल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी। फिर नेक्स्ट टाइप है एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारे घरों में जिससे इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी। एनर्जी के ढेरों टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यहाँ पर सिर्फ एनर्जी के एक ही टाइप है, वो है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमारी हेडिंग आएगी काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से समझना कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन आती है द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। कहने का मीनिंग, सपोज कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है
जो कि मूविंग कंडीशन में है। कहने का मीनिंग वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो उस टाइम पर वो जिस एनर्जी को पॉजेस कर रहा है, जिस एनर्जी को निकाल रहा है, उसी एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी द एनर्जी पॉजेस बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट is called kinetic energy, is called kinetic energy। कहने का मीनिंग कि द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिस एनर्जी को पॉजेस करता है, अप्लाई करता है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय के ई। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको किससे डिनोट कराते हैं? के ई से। एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इज जूल। इसकी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है? जूल। ध्यान रखना, जितने भी टाइप्स की एनर्जी होती है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हर एक टाइप की एनर्जी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा जूल ही होता है। उसका रीज़न है क्योंकि वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क ही हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसका मीनिंग जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट वर्क की होगी, वही यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसकी हो जाएगी? एनर्जी की हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन या फॉर्मूला निकालना है कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होगा। चलिए हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। हमने सपोज कर लिया कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट करता है, देन टाइम t सेकेंड बाद ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो गई। सपोज कर लिया कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये रेस्ट कंडीशन में है, तो मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया और इसकी वेलोसिटी हो गई v। इस ऑब्जेक्ट का मास हमने ले लिए स्मॉल m, ठीक, यहाँ पर ही मास उतना ही रहेगा क्योंकि मास तो कभी चेंज होगा नहीं। सपोज इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? स्मॉल s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसने इतना आ गया। तो यहाँ पर देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स का एक्सेलरेशन सपोज कर लिए स्मॉल a। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहने का मीनिंग F इक्वल टू m इंटू a। देन इसके बाद वर्क का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, वर्क W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो इसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा? F इंटू S। देन अब F की वैल्यू यहाँ पुट करा दो, हम पुट करा देंगे F इक्वल टू m इंटू A। देन W इक्वल टू m इंटू A इंटू S। इसको सपोज कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, क्या पढ़ा था? इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारी v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन आई थी हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देन हम किससे चलेंगे? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किससे? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देन क्या आया? v स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन इस केस में देखो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। मतलब u की वैल्यू कितनी है? 0।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या पुट करा सकते हैं u इक्वल टू 0, देन वी स्क्वायर इक्वल टू यू की वैल्यू 0 प्लस 2as, देन वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ से 2 को इसके अपॉन में सेंड करा दो, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू a इंटू एस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम यहाँ पर क्या कराएंगे, हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन से a इंटू एस की वैल्यू कहाँ पुट करा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। ध्यान से देखो क्या आया, वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू a इंटू एस। तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन से a इंटू एस की वैल्यू कहाँ पुट करा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम यहाँ लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ a इंटू एस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। किससे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कराएंगे, तो हमारा w इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या था हमारा, m a इंटू एस, तो आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। इसको सही से मैनेज करा दो, तो यहाँ से w इक्वल टू आएगा हाफ m वी स्क्वायर। और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहने का मीनिंग वर्क ही हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। अच्छा ध्यान से देखो, इस केस में हमारा वर्क कितना आया, और यही वर्क इसमें चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन तो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस डेरिवेशन को ध्यान से समझ लो फिर से। हमने सपोज किया था, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, पहले वो इनिशियल में रेस्ट कंडीशन में था, तो इसका मीनिंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई कराने पर इस ऑब्जेक्ट ने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, a त्वरण a एक्सेलरेशन से, ठीक। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, स्मॉल v। देन फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से क्या आ गया, F इक्वल टू m इंटू a। देन इसके बाद वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देन ध्यान से देखो, हमारा जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ से क्या आएगा, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस। फिर हम क्या कराएंगे, F की वैल्यू पुट करा देंगे m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। देन W इक्वल टू यहाँ से आ जाएगी वैल्यू m a s, हमने इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इसके बाद हम लोग किससे चलेंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन इस वाले केस में u की वैल्यू कितनी है, 0, पुट करा देंगे। देन वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2as, हेंस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। देन वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू a इंटू एस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या कराएंगे, सेकेंड इक्वेशन में से a इंटू एस की वैल्यू कहाँ पुट करा देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जैसी वैल्यू पुट कराएंगे तो w इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी m वी स्क्वायर अपॉन 2। इसको सही से मैनेज करा देंगे तो w इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा हाफ m वी स्क्वायर। क्या आएगा, हाफ m वी स्क्वायर। देन हम पढ़ चुके हैं कि वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क ही हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। तो यहाँ पर जो वर्क है वो वर्क किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। हेंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी हाफ m वी स्क्वायर। तो क्या है यहाँ से हमारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, फॉर्मूले में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे हैं उन अल्फ़ाबेट का इंडिकेशन क्या है।
यहाँ पर स्मॉल m होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड स्मॉल v है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मीनिंग, सपोज हमें बोला जाए कि किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए, तो उस ऑब्जेक्ट का जितना मास हमें गिवन है वो तो हो गई स्मॉल m की वैल्यू, और उस ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी गिवन हो गई वो हो गई हमारी स्मॉल v की वैल्यू। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, कल के लेक्चर में हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे। ठीक, कॉपी पे आपको कॉपी बनाते जानी है। कॉपी में जिस तरीके से मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ उसी टाइप से आपको कॉपी में भी नोट करते जाना है। चलिए, थैंक यू।